प्लस वेरिएंट्स के इस लिहाज से डेल्टा या इससे पहले चिन्हित वेरिएंट से अलग है, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनसे ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि डरना स्वाभाविक है, डरना जरूरी है। वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है, ये वही हिसाब है। क्योंकि हमें डेल्टा वेरिएंट का बहुत लेट, काफी लेट पता चला था, और मैं ये मानता हूँ कि 41 केस हमें डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन 41 केस डिटेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि 41 ही केस है। आप ढूंढोगे तो पाओगे, मेरी ये सोच है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने केसेस में जीन सीक्वेंसिंग करी है और कितने % में आप पाए गए हैं। तो मैं मानता हूं कि जो हमारे वायरोलॉजिस्ट हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग के जो लेबोरेटरीज हैं वो बहुत अब सजग हैं और सतर्क हैं, और ये जरूरी है इस समय कि न सिर्फ उनको डिटेक्ट किया जाए लेकिन उसका कंटेनमेंट भी किया जाए। क्योंकि शुरू में आपको याद हो तो जो डेल्टा वेरिएंट था वो कह रहे थे कि कंटेजियस तो है ज्यादा, लेकिन वो लीथल नहीं है, ज्यादा आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाद में देखा गया कि वो 40 से 80% ज्यादा कंटेजियस था, और हमने देखा एज ए क्लिनिशियन कि बहुत ज्यादा लीथल था, बहुत ज्यादा डेथ्स हुई। पेशेंट अभी तक भी आईसीयू में हमारे हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं, हालांकि नेगेटिव हो गए। तो इसलिए जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, जैसे कि डॉक्टर सुजीत ने बोला कि इसकी जो क्लिनिकल रेलेवेंस है वो पता करना बहुत जरूरी है कि इससे किस तरह का क्लिनिकल प्रोफाइल आता है, किस तरह की कंटेजियसनेस होती है, उसकी ट्रांसमिशन कितनी होती है। अगर हम रिलैक्स हो जाएंगे इस समय, तो जब बहुत ज्यादा फैल जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि इसको अभी से देखा जाए। अगर कोई डेल्टा प्लस के पेशेंट हैं, जी न सिर्फ उनको कंटेन करना, उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करना बहुत जरूरी है। जी, कल जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आया था उसमें ये भी कहा गया था कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा संक्रामक है। ये लंग्स में भी जो रिसेप्टर्स हैं उनमें ज़्यादा अटैच होता है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की जो ट्रीटमेंट आई है वो भी इसमें कम असरदार है या नहीं असरदार, ऐसी भी कोई संभावना है इसमें? इसका वैज्ञानिक प्रमाण है, क्योंकि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं वो एंटीबॉडीज वो स्पेसिफिक प्रोटीन के अगेंस्ट होती है। अब ये स्पाइक प्रोटीन जो है ना, ये एक प्रोटीन होता है जो सेल को पेनिट्रेट करता है, इसलिए इसका नाम स्पाइक प्रोटीन रखा गया है। जब स्पाइक प्रोटीन में ही बदलाव आ जाएगा तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जैसे वर्ड है ना मोनोक्लोन, मतलब एक क्लोन के अगेंस्ट ही वो एक्ट होती है। जब वो वायरस अपना रूप बदल लेता है तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या तो कम इफेक्टिव होंगी या फिर इफेक्टिव नहीं होंगी। तो इसका हल्का सा हमारे पास प्रमाण है कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कॉकटेल जिसका वर्ड दिया गया है, तो वो डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट इतना इफेक्टिव नहीं होगा कि। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारे कोई बहुत सारे पेशेंट उससे बचते नहीं है ये। लेकिन हमारा जो मेन इशू है कि इसको पहचानना, उसको कंटेन करना, उसका स्प्रेड रोकना, और उसको प्रिवेंशन इज बेटर। एक बार बीमारी हो जाए, आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, वो मेरे हिसाब से पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है उसको पहचानना और उसको कंटेन करना और उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करना। जी क्योंकि जी बिल्कुल, उस पर तो फोकस करने के लिए कहा ही जा रहा है। तो कुछ तो आपने जिक्र किया, लेकिन अगर चौथा सवाल आपसे किया जाए डॉक्टर खिलखानी, तो अभी तक गिने चुने इलाकों में ही देश के ये डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, तो देश के दूसरे हिस्सों में इसको फैलने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए? कुछ का तो जिक्र डॉक्टर सिंह ने किया है। नहीं, जो डॉक्टर सिंह ने बताया वो उसके एक्सपर्ट है, और उन्होंने जो बताया कि 50,000 सैंपल उन्होंने किए, उसका मुझे ज्ञान नहीं था। तो ये बहुत सेटिस्फाइंग है कि इतने सारे सैंपल्स की सीक्वेंसिंग करी है। और जो हम कहते हैं ना कि हम ढूंढेंगे तो पाएंगे, तो ढूंढने की प्रक्रिया तो बहुत तेज हो रही है। लेकिन जो एक दूसरा विषय जो चिंता का है, वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया का बहुत तेजी से चल रहा है। अगर ये डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, अगर ये वैक्सीन जिनको लग चुकी है उसको अगर ये इवेट कर देता है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जैसे डेल्टा है, उसके बारे में हमें पता है कि अगर कोविशील्ड दोनों डोज लग चुके हैं तो वो वैक्सीन कारगर है। अगर एक डोज लगाया तो उसकी जो एफिकेसी कम हो जाती है। तो जब ये डेल्टा वेरिएंट अटैक करेगा और जिस किसी को वैक्सीन लग रखी है, चाहे कोवैक्सीन या कोविशील्ड,
तो क्या उसको वो प्रोटेक्ट करेगा, वो पता चलेगा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन से। जी ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इसलिए जो है ना इसके लिए शोध की जरूरत है, क्लिनिकल प्रोफाइलिंग की जरूरत है। और जितने भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जिन लोगों को पूरा वैक्सीन लग चुका है, 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, उसके बाद भी अगर उनको आरटीपीसीआर पॉजिटिव कोरोना इन्फेक्शन होता है, उसको जी हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। उनकी जीन सीक्वेंसिंग करना जरूरी है, पता करने के लिए कि उनमें कौन से वेरिएंट है। अगर ये पता लगता है कि उनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू वुहान वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट, ये थोड़ा हमारे लिए कोई चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन इसका अब तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, और उसको आने में समय लगेगा। जब तक वो आता नहीं है, तब तक हमें, जैसे डॉक्टर सुजीत ने बताया, कि सबको इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जा चुके हैं कि जहां भी डेल्टा प्लस आता है उसकी सर्विलेंस की जाए, उसकी क्लिनिकल प्रोफाइलिंग की जाए, उसकी कंटेजियसनेस को मेजर किया जाए। बिल्कुल यही तरीका है। और कोविड जी एप्रोप्रिएट जी। लेकिन बिहेवियर टीकाकरण को को लेकर जो रानी, ऐसी परिस्थिति में छठा सवाल ये होता है कि जब इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं तो फिर जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है जिसमें काफ़ी तेज़ी भी अब आ रही है, उसमें ये कितना अब ज़रूरी हो गया है कि जो जो दोनों उपलब्ध टीके हैं, 2 डोज वाले हैं, कि दोनों डोजेज सभी नागरिकों को जल्द से जल्द लगें। नहीं, देखिए, दोनों डोज एक साथ तो नहीं लग सकते। जिसमें जी, जो भी गवर्नमेंट फासले की बात पॉलिसी है। है वो साइंटिफिक तरीके से पता किया गया है कि अगर तो जो 84 दिन का जो गैप दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि उससे इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब एफिकेसी वैक्सीन की ज्यादा हो जाती है। तो ये एक दूसरी बात जो आपने पूछी नहीं है, लेकिन मैं पब्लिक इंटरेस्ट में बताना चाहूंगा कि जब जो लोग कह रहे हैं कि भाई तीसरी वेव का क्या होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी वेव अभी गई कहाँ। जी अभी हम लोग, दिल्ली में बैठा आदमी कह सकता है कि दूसरी वेव चली गई, लेकिन दिल्ली भारत नहीं है। भारत तो बहुत बड़ा देश है, 2 करोड़ जनता है दिल्ली में है, हमारे पास केसेस कम हो गए, लेकिन एक्चुअली सेकंड वेव अभी गई नहीं है, 60,000 केसेस है। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तीसरी वेव की बात करने से पहले हमें यह सोचना है कि हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये सबसे बड़ी वैक्सीन हमारे लिए अभी भी वही है। इवन ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखा जाए तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट होगा जाके नवंबर दिसंबर में, तो 6 महीने में तो तबाही हो सकती है, जैसे कि हमने अप्रैल मई में देखा। तो इसलिए वैक्सीन प्रोग्राम को एनहांस करना वो जरूरी है, लेकिन साथ साथ में हर एक व्यक्ति को ये सोचना है कि हमें खतरा बना हुआ है, और सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन के अलावा हमारे पास है हमारे जो 3 तरीके हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के, जो हम दिल्ली में और हर जगह भीड़ देख रहे हैं लोगों की बाजारों में। कृपया उस पर थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो हम मुसीबत में आएंगे। जी। इस डॉक्टर खिलानी, ऐसे में 8वां सवाल कि देश के आम नागरिक डेल्टा प्लस वेरिएंट से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग चिंतित भी बहुत हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि लोग रिवेंज ट्रैवल कर रहे हैं, तमाम मॉल्स जा रहे हैं, और जहां कतारें सिर्फ आजकल वैक्सीन लगने के लिए होनी चाहिए या टेस्ट कराने के लिए, अब तो कतारों की गुंजाइश थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि अब काफ़ी आसानी से टेस्ट उपलब्ध हो रहे हैं। यहाँ पे मॉल में जाने के लिए लाइनें लग रही हैं। जो मैं कहना चाहता था वो आपने ही कह दिया, लेकिन ये तो हमें पता है ना। हम लोग, पहले मैं कहता था कि हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए, अब तो हम अपनी गलतियों से सीखें। हमारी जो सेकंड वेव आई उसके पहले क्या हो रहा था, भीड़ बाजार में, मार्केट में भीड़, मास्क लोगों ने फेंक दिए निकाल के, सोचा कि अब तो हम कोरोना से आजाद हो गए, हमने कोरोना को हरा दिया। ये बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन सच बात यह है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई मेरे से अगर पूछता है तो क्या तीसरी वेव आएगी, तो मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं कि ये बताइए कि तीसरी वेव क्यों नहीं आएगी। क्या हमारे को इम्यूनिटी हो गई है पूरी? क्या हमारे पास हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है? अगर ये 2 चीजें नहीं, क्या वायरस दुनिया से खत्म हो गया? ये 3 बातें, तीनों बातों का जवाब जो है ना, यही दर्शाता है कि हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ओवर एंड अबव ये है कि हम अगर हिस्ट्री में भी जाएं तो ये जो कोरोना वायरस होता है, हम सार्स 1 की बात करें, मर्स 1 की बात करें, सार्स 1 में मॉर्टेलिटी की दर जो 65 साल के बड़े और कोमॉर्बिडिटी थी 50% से भी ज्यादा।
तो ये कोरोना वायरस कोई भी खतरनाक रूप ले सकता है, और उस खतरनाक रूप का एक रूप हमने सेकंड वेव के दौरान बहुत देखा है। हम डॉक्टरों ने जो है ना, हम बिल्कुल लाचार हो गए थे, बिल्कुल मरीज बच जी, ही नहीं जी। रहे थे। सब हम कहते थे कि रेमडेसिविर दे दो, ये दे दो, टॉसिलिजुमैब दे दो, लेकिन बहुत, तो ये कोरोना का जो जो म्यूटेशंस होते हैं, जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न होते हैं, ये कोई भी रूप ले सकता है। लेकिन एक बात तो सही है कि हम ट्रांसमिशन को तो रोक सकते हैं ना। बिल्कुल। भारत ने बहुत बड़ी टेस्टिंग की फैसिलिटी है, डॉक्टर सुजीत सिंह ने बताया कि 50,000 सीक्वेंसिंग कर ली, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन उस डेवलपमेंट का फायदा तब है जब हम उसका उपयोग करें। तो जी। उपयोग कैसे कर सकते हैं? उपयोग तो फिर ऐसे कर डॉक्टर सकते हैं खिलनानी, कि अपने आप को बचाएं। देखा जाए तो 100 बात की एक ही बात है कि जो व्यवहारिक बदलाव है, बिहेवियरल चेंज है, वही सबसे बड़ा हथियार है और उसी का इस्तेमाल हम सभी को करना चाहिए। तभी जी, बिल्कुल। तमाम जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, प्रारूप आ रहे हैं, उनसे बचाव किया जा सकता है, चाहे डेल्टा वेरिएंट हो या डेल्टा प्लस वेरिएंट हो या कुछ भी और भी वेरिएंट्स ऑफ